पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में जो यह भद्रवाह राजमास है, जिसे हम लाल राजमा के रूप में जानते हैं, इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है और इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो देखिए, जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका होगा जम्मू और कश्मीर। बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। कुछ एक्सप्लेनेशन ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए, जम्मू और कश्मीर के दो प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दे देना, भौगोलिक की उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो प्रोडक्ट फेमस कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एक तो वहाँ का जो लाल राजमा है, जिसे भद्रवाह राजमास के रूप में जानते हैं, और एक वहाँ का रामबन सुलाई शहद है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? तो यह दोनों प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर के हैं, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से असम का एक जो है, जिसे हम मैजिक राइस बोलते हैं, भेगो और खाओ की वजह से इसको मैजिक राइस बोला जाता है। यहाँ पे चोकुबा चावल, इसे आप थोड़ा ध्यान रखना, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। 29 मार्च 2023 की घटना है, जब कांगड़ा चाय, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा चाय का संबंध हिमाचल प्रदेश में है। अब चूंकि चाय आएगा तो हम लोग ज्यादातर कर्नाटका या असम वाले क्षेत्र को सही करने की गलती करेंगे, ऐसा आप ना करिएगा। कांगड़ा चाय का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और इसे यूरोपियन यूनियन भौगोलिक टैग मिला है, यानी अब यह जो चाय है वह यूरोपियन यूनियन के मार्केट में रन करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, यह प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है। सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। इसकी शुरुआत दरअसल दोस्तों इस बार जो है यह तीसरी बार मनाया जा रहा है 31 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को चला है। 7 अगस्त को आप जानते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 12 अगस्त को आप जानते हैं विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त की बात करेंगे तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, जबकि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व संस्कृत दिवस यह 31 अगस्त को इस बार मनाया गया था, हालांकि इसका डेट कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन इस बार जो है विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यह जो है राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो धौलपुर करौली टाइगर को मिला करके राजस्थान राज्य में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं, यानी धौलपुर टाइगर रिजर्व जो है वह 5वां टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले के जो 4 टाइगर रिजर्व हैं वही इस प्रकार से हैं: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगर अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ये 5वां राजस्थान का मिला करके, तो भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व इस समय हो चुके हैं। तो इस डेटा को आप प्लीज ध्यान रखना, और इन चारों को और साथ साथ में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने अटल आवासीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के द्वारा इस वर्ष जो है 18 अटल आवासीय विद्यालय है, इसे खोलने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है इन्होंने कहा है कि जो गरीब वर्ग के लोग होंगे इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो खास करके मजदूरी वगैरह करते हैं। स्कूल के निर्माण के लिए तकरीबन 71.15 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की संभावना है, कि मतलब इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, और इसके साथ साथ आवास एवं शहरी मंत्रालय, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्रालय। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा बी, यानी दूसरा हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक, देखिए दोस्तों, नमस्ते का पूरा जो नाम है NAMASTE, मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइज इकोसिस्टम। तो यह योजना स्टार्ट किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय, साथ साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो शिविर है या जो सेफ्टी टैंको है होते हैं, इनकी सफाई हम मशीनीकरण प्रक्रिया से करें। यानी अभी तक आप देखते हैं मलिन बस्तियों में या फिर कहीं कहीं आप देखते हैं किस तरह से सफाई कर्मचारी बेचारे गंदे गंदे टैंकों में घुस करके वहां से कचरे वगैरह निकालते हैं और उनसे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए यह नमस्ते स्कीम लॉन्च किया गया है इन दोनों मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2023-24
का जो केंद्रीय बजट था, इस बार इस बजट में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इस योजना पर। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि नमस्ते योजना पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो आपका जवाब होगा 100 करोड़ रुपया। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? आवास और शहरी मंत्रालय, मामलों की मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंतर्राज्य परिषद सचिवालय का ई संचालन जो वेब पोर्टल है, इसे लॉन्च किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कह रहा पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी गुजरात में किया गया है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये ई संचालन वेब पोर्टल को याद रखिएगा, जिसका संबंध किससे है? अंतर राज्य परिषद सचिवालय से है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है उससे संबंधित है। ई संचालन वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में जानते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन गुजरात में किया गया है, और वहीं पर जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा ई संसाधन वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगर हम थोड़ा सा इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में ये बात कही गई है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अगर वह आवश्यक समझते हैं तो एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं, और इस अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछे कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो इन 5 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष वो आपके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती हो सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों जो नेशनल सफाई कर्मचारी, ठीक है, फंड डेवलपमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन है, यानी NSKFDC, हिंदी में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो गाइस इसकी स्थापना वर्ष 1997 में किया गया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा ए, यानी पहला। देखिए दोस्तों, जनवरी 1997 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना किया गया है, और यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है NSKFDC के साथ। तो आपसे ये प्रश्न पूछा अगर जाएगा कि किसके साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया है, तो आपका जवाब होगा NSKFDC, या हिंदी में लिखेगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप प्लीज याद रखना, ये मंत्रालय तो आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों हाल ही में भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका होगा बी, यानी दूसरा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो 7 जुलाई 2023 से 7 जुलाई से ही, ठीक है, भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन हो रहा है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, और इसका समापन हाल ही में यानी 21 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, यानी दूरसंचार विभाग है, यह माई गवर्नमेंट यानी माई गोवा के साथ मिल करके इसका आयोजन कर रहा है। तो दूरसंचार विभाग किसकी सहायता से? माई गोवा के सहयोग से इसका आयोजन किया था, जो कि कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान BRICS ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? अब जानते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ नए देशों की शामिल करने की बात की जा रही है, तो इनकी संख्या दोस्तों 6 है। लेकिन इस प्रश्न को जानते हैं इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स में शामिल करने की बात की जा रही है? तो उन 6 देशों का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि पेपर में वहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसका आयोजन 22 से 24 अगस्त 2023 को किया गया है। अब ये कहां पर किया गया? तो एक शहर है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आप जानते होंगे क्योंकि वहां पर जोहान्सबर्ग का पर्वत पाया जाता है, इस कारण से वह काफी फेमस भी रहता है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो है ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए समझौता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है, एक का अर्थ इकोनॉमी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस सम्मेलन में 6 नए देश को शामिल करने की बात की गई है, यानी 5 देश पहले थे, 6 मिल जाएंगे, तो 11 देश इसमें कुल
शामिल हो जाएंगे। अब ये देश कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। ये जो 6 नए देश हैं उसमें सबसे पहले तो आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। अब जानते हैं इथियोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका के देश इथियोपिया, इरिट्रिया जैसे देशों में इसकी गिनती की जाती है। जो ये देश है दोस्तों, इनकी जो है पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप प्लीज उसको बताना कि इनकी सदस्यता कब पूरी होगी, जो मतलब पूर्णतः सदस्यता इनको कब से मिल जाएगी, मानी जाएगी, तो 1 जनवरी 2024 से मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान, दोस्तों यह ग्रीस का एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो कि हाल ही में प्रदान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। तो अगर आपसे पूछे कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान किसे दिया गया, तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं। आज तक कोई विदेशी प्रधानमंत्री इसको नहीं प्राप्त किया है। ग्रीस में ही स्थित है एक गुमनाम सैनिक का मकबरा, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह मकबरा कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा ग्रीस में। भारत और ग्रीस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है इसकी 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि ग्रीस की यात्रा किए हुए हैं। तो इस बात को भी आप थोड़ा स्मरण रखिएगा, आज तक कोई भारतीय वहां पर नहीं गया था सिवाय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे अगर पूछें कि कब द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, किस वर्ष तक, तो आपका जवाब होगा वर्ष 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुहाजीर 10 नाम के ड्रोन का आविष्कार किया गया है, वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। गुहाजीर 10 तो ईरान के द्वारा इस ड्रोन का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे गुहाजीर 10 की, तो ईरान के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसका जो रेंज है ना वह 2000 किलोमीटर तक है। और तो यह जो ड्रोन है वह 300 किलोग्राम के भार को भी अपने साथ ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुहाजीर 10 ड्रोन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 22 से 25 अगस्त 2023 के मध्य निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में जो हमारी द्विवार्षिक आस इंडेक्स, ठीक है, आस इंडेक्स सैन्य अभ्यास होता है, समुद्री सैन्य अभ्यास होता है, वह किसके बीच में आयोजित किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आस इंडेक्स है वो किसके साथ होता है। तो आस का मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स का मतलब होता है इंडिया और एक्स का मतलब एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका प्रश्न में कौन सा होगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक दोस्तों, हाल ही में यह भारत के साथ यह इसका 5वां संस्करण था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है आस इंडेक्स। तो जैसा कि आपने देखा आस, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज यानी EX। ठीक है, ये आयोजन किया जाता है। भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने इसमें भाग लिया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय शिपयार्ड ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड, जो केन्या शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके साथ नए जहाज के डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो गोवा शिपयार्ड है इसके द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया है। यह केन्या शिपयार्ड के साथ मिल करके नए जो हमारे जहाज होंगे उसके डिजाइन में और उसके निर्माण में हेल्प करने वाला है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा ए यानी पहला। दोस्तों भारत के कुछ शिपयार्ड को देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ गॉर्डन रिज शिपयार्ड ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक शिपयार्ड महाराष्ट्र में पड़ता है, कोचीन शिपयार्ड केरल में पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा अलंग में। अलंग कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है, जो वाटर पानी वाले जहाज है उसे तोड़ने का। अगला क्वेश्चन। हाल ही में दोस्तों जो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो NPCI है, इसके द्वारा UPI चलेगा 3.0 मिशन को लॉन्च किया गया है। यह UPI सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ाना देने के लिए लॉन्च किया गया था। कह रहा है कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, तो इसकी शुरुआत किया गया था, याद रखेंगे, वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत की जाती है, यानी UPI चलेगा 3.0 की शुरुआत वर्ष 2020 में की जाती है, तभी तो जाकर के वर्ष 2023 में 3.0 ये बन पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देंगे NPCI को लेकर के। इसके द्वारा हाल ही में UPI सुरक्षा जागरूकता अभियान यानी UPI चलेगा 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। यह इसका तीसरा संस्करण है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत वर्ष 2008 में एनपीसीआई का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कब किया गया था एनपीसीआई का गठन, तो आपका जवाब होगा वर्ष 2008 में। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चर्चा में है क्योंकि यह योजना वर्ष 2014 में स्टार्ट किया गया था, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो यह जो है 28 अगस्त 2023 को इसका 9वां संस्करण कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा किया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाया जाए या फिर ये स्तर आपके लिए सही है। तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।